मैं भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे हैं, अकाउंट्स की बारी आ चुकी है। चैप्टर नंबर जर्नल हमने चालू कर रखा था, इसका पहला पार्ट हमने खत्म किया, जर्नल विदाउट जीएसटी। जीएसटी अब हम चालू कर रहे हैं। पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसके ट्रांजैक्शंस पे भी आएंगे। सबसे पहले जीएसटी क्या होता है, क्या है? इट्स अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, अब सारे तो नहीं बट काफी हद तक वो खत्म करके उनको जीएसटी ही बना दिया गया है, जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 3 टाइप का होता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। एंड आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। अब क्या ये लोग काम आते हैं? देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो इंट्रा स्टेट सेल में काम आता है। देखो ये बात क्लियर रखो अपने दिमाग में कि जीएसटी कब लगता है। जीएसटी टैक्स है जो किसी भी चीज की सेल या परचेज पे अप्लाई होता है। किसी भी चीज की सेल या परचेज पे अप्लाई होने का मतलब ये है कि या तो सेल कोई कर रहा होगा ऑब्वियसली, या कोई ले रहा होगा। अब वो सेल या तो एक राज्य के, जो स्टेट्स हैं, हमारी अच्छी सी स्टेट्स है ना इंडिया में, 28-29 स्टेट्स हैं, या तो वो सेल उस स्टेट के अंदर अंदर हो रही होगी, या वो 1 स्टेट टू सेकंड स्टेट या 2 स्टेट्स के बीच में हो रही होगी। अब हो क्या सकता है ना कि अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट्स। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो अगर विद इन द स्टेट सेल हो रही है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी अप्लाई होगा। अगर इंटर स्टेट मतलब बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स के बीच में अगर सेल हो रही है तो आईजीएसटी लगता है। अब बिटवीन का मतलब है कि भाई परचेजर मान लो राजस्थान से है, सेलर आपका मध्य प्रदेश से है और सामान राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रहा है, तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई। अगर मैं भी दिल्ली में हूँ और मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, वो भी दिल्ली में ही है, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया क्योंकि एक ही स्टेट के बीच में आ गया। तो जिस भी टाइप की सोइल होगी उस टाइप का उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी पेड कौन पेड करेगा? जीएसटी को कौन देगा? परचेजर, और उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। जब परचेजर जीएसटी को पे करता है तो उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और जब परचेजर सामान खरीद रहा होगा, परचेजर मतलब जो सामान खरीद रहा है, तो जो सामान वो खरीद रहा है तब उसने एंट्री क्या करी होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक व्हाटएवर। तो परचेज अकाउंट डेबिट के साथ ही वो जीएसटी को भी डेबिट करेगा। तो एक चीज यहां से हमारी क्लियर हुई कि इनपुट जीएसटी हमेशा होगा डेबिट। वैसे ही जब सेलर सामान बेचने वाला जीएसटी कलेक्ट करेगा, अगर सामान खरीदने वाला जीएसटी दे रहा है तो सामान बेचने वाला जो दे रहा है जीएसटी उसको वापस लेगा, मतलब उसको कलेक्ट करेगा। तुमने मुझसे सामान खरीदा तो तुम जीएसटी दोगे, मैं बीइंग अ सेलर जीएसटी तुमसे लूंगा। तो मैं कौन हूं? सेलर, एंड आई एम कलेक्टिंग द जीएसटी। तो जीएसटी को कलेक्ट जब सेलर करता है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। नाम थोड़े उल्टे हैं, मेरे को पता है। इनपुट ये वाला होता तो आसानी से याद होता, आउटपुट वो वाला होता तो ज्यादा आसानी से याद होता, लेकिन थोड़ा उल्टा है। तो चलो इसी बात से याद कर लेते हैं कि नाम उल्टे हैं। जब सेलर सेल कर रहा है तो वो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेगा, और टू सेल्स के साथ ही वो टू जीएसटी को भी क्रेडिट करेगा। तो एक बात जो यहाँ से हमको क्लियर होती है कि आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्री कैसे होगी, क्या लिखा जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि परचेजर अपनी बुक्स में जीएसटी को डेबिट करेगा और सेलर अपनी बुक में जीएसटी को क्रेडिट करेगा। अभी हमारे सामने इतनी बातें क्लियर हुई हैं, हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा है कि जीएसटी 12% का है। अब 2 कंडीशन है हमारे पास, या तो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर इंटर स्टेट सेल परचेज है, ट्रांजैक्शन है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लगेगा कितना परसेंट? 12%। बहुत क्लियर है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है मतलब विद इन द स्टेट है तो 2 टैक्सेस लग रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमें जीएसटी 12% दे रखा है, तो क्या करें? एक तो सीजीएसटी लगेगा, एक एसजीएसटी लगेगा। परसेंटेज दे रखा है 12%, तो क्या 12% इसको भी चार्ज करें, 12% इसको भी चार्ज करें? नहीं। जब इंट्रा स्टेट सेल या परचेज है तब जीएसटी जो भी गिवन होगा उसका 50%
हम कैलकुलेट करेंगे और 50% सीजीएसटी के पास जाएगा, 50% आईजीएसटी के पास जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग साफ सीधी सी ये बात है कि 50% डिवाइड को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो आधा तो जाएगा केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसका नाम था सेंट्रल जीएसटी, और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसका नाम है स्टेट जीएसटी। समझ आया? तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों @ 6% लगेंगे। क्लियर हुआ कि कब कितना जीएसटी लगेगा? 12% क्वेश्चन में दे रखा था। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 12% ही लगेगा आईजीएसटी के नाम से। अगर इंट्रा स्टेट सेल परचेज ट्रांजेक्शन है तो 6% लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से। इतनी बातें क्लियर हुई। एक चीज और जो बुक में यहाँ पे मेंशन करी गई है वो ये है कि इनपुट जीएसटी इज एन एसेट। इनपुट जीएसटी इज एन एसेट। क्यों? बिकॉज परचेजर को ये देना था, ये उसकी मैं कहूं उसका दायित्व था, उसकी ड्यूटी थी, और जब उसने इसको पे कर दिया तो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। ये उसके लिए अब फायदे की बात साबित हो सकती है टैक्स पे करना। ऑब्वियसली टैक्स पे करना किसी के लिए भी फायदे की बात हो सकती है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए और भी फायदे की बात इसलिए हो सकती है कि गवर्नमेंट हमेशा ऐसी कंपनी को सपोर्ट करेगी जो टैक्स पे करता होगा। इसलिए इनपुट जीएसटी जो कि परचेजर के हिस्से में आता है, मतलब परचेजर की बुक्स में नाम आता है, इनपुट जीएसटी को हमेशा एज एन एसेट ट्रीट किया जाएगा। और जो सेलर होगा उसकी बुक्स में आउटपुट जीएसटी एज ए लायबिलिटी आएगी, बिकॉज सेलर ने ये टैक्स कलेक्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। उसको ये जीएसटी गवर्नमेंट को वापस भी करना होगा। इसी वजह से ये आउटपुट जीएसटी सेलर के अकाउंट्स में एज ए लायबिलिटी आता है और इनपुट जीएसटी परचेजर के अकाउंट में एज ए एसेट आता है। इतनी बात क्लियर? अभी तक हमने जीएसटी का मतलब डिस्कस किया, हमने जीएसटी कौन पे करता है, क्या नाम रहता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वो डिस्कस किया, कैलकुलेशन उसकी देखी और उसका नेचर देखा। ओके, अब मैंने बोला कि इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब ये रिवर्स किए जाते हैं, तब लिखा जाता है रिवर्स चार्जिंग और रिवर्सिंग द जीएसटी। कब जीएसटी रिवर्स किया जाता है? रिवर्स करने का क्या मतलब है कि इनपुट जीएसटी डेबिट होने की बजाय क्रेडिट होगा। तो कौन से वो केसेस हैं जिसमें इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा, मतलब क्रेडिट होगा, और कब वो केसेस हैं जब इनपुट आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होने की बजाय डेबिट होगा, वो सारे केसेस अब हम देखेंगे। तो इनपुट जीएसटी कब कब क्रेडिट होगा? जब परचेज रिटर्न होगी। परचेज करने पे डेबिट किया था, परचेज रिटर्न करने पे क्रेडिट करेंगे। रिबेट अगर हमने रिसीव करी है किसी माल के अगेंस्ट, प्रोडक्ट के अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट रिबेट रिसीव करी है, तो उस केस में भी हमारा जो इनपुट जीएसटी है वो क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स अगर गुड्स की हो रही हैं बाय द प्रोपराइटर, उस केस में एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट के साथ ही आप टू जीएसटी या टू इनपुट जीएसटी अकाउंट भी लिखेंगे। डोनेशन हो, चैरिटी हो या एडवर्टीजमेंट में गुड्स इस्तेमाल किए जाए, मतलब गुड्स आप डोनेशन में दे दो, चैरिटी में दे दो या एडवर्टीजमेंट के पर्पज से कहीं भी दे दो, उन केसेस में भी आईजीएसटी कह रहा हूं, इनपुट जीएसटी क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉय या लॉस्ट। लॉस्ट बाय फायर होता है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना गुड्स के साथ। तो जितने भी केसेस होंगे ऐसे वाले, डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट वाले, उसमें भी इनपुट जीएसटी डेबिट होने की बजाय क्रेडिट होगा। अब कौन से केसेस में आउटपुट जीएसटी सेलर की बुक्स में क्रेडिट होने की बजाय डेबिट होगा? एक तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे, ऑब्वियसली जब सेल्स के टाइम पे क्रेडिट हुआ था तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे डेबिट होगा। और रिबेट अलाउड, यहाँ पे रिबेट मिली थी, रिसीव्ड, यहाँ पे रिबेट अलाउड, तो रिबेट देते हुए भी डेबिट होगा इन आउटपुट जीएसटी। अब रिबेट का क्या मतलब होता है ये मत पूछना मुझसे, क्योंकि ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है सारी टर्म्स। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुमको एक छोटी छोटी टर्म्स भी दोबारा से समझाने वाला हूं। ओके, ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए, कब रिटर्न होगा कब नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो सर, इतना तो समझ में आ गया कि जब हम गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तब जीएसटी पिक्चर में आता है, ठीक है, लेकिन और कब कब जीएसटी पिक्चर में आता है? ट्रीटमेंट ऑफ एसेट में देखने वाले हैं। एसेट को सेल या परचेज करते वक्त भी जीएसटी पिक्चर में आता है।
एसेट या तो सेल और परचेज होगा या उसमें रिपेयर्स होगा। अगर तो एसेट्स में रिपेयर्स हो रहा है, अगर एसेट रिपेयर्स के नाम पे खर्चा किया जा रहा है एसेट्स के ऊपर, तो जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर सेल या परचेज हो रही है तो जीएसटी इन्वॉल्व है। क्यों सर? जीएसटी तो सामान खरीदने पे लगता है ना, तो सामान मतलब गुड्स खरीदने पे लगता है, और एसेट कोई गुड्स थोड़ी होती हैं। एसेट्स तो बिजनेस की एसेट्स होती हैं। गुड्स मतलब प्रोड्यूस, वो उसको हम उसके अकाउंट में, परचेजेज अकाउंट में थोड़ी डालते हैं। तो सुनो भाई, तुम्हारे लिए जो एसेट है वो किसी और के लिए गुड्स है। तुम जिसको एसेट समझ के खरीद रहे हो वो बेशक तुम्हारे बिजनेस के लिए एसेट ही है, लेकिन क्योंकि सामने वाला बंदा का काम ही उस टाइप ऑफ गुड्स में या उस प्रोडक्ट में डील करना है, इसलिए वो प्रोडक्ट तो उसके लिए गुड्स हुआ, परचेजेस में आया, तो उसके बिजनेस के हिसाब से तो जीएसटी लगना चाहिए था। तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से नहीं लगा, तो क्या करें? अब लगाएं या नहीं लगाएं? देखो भाई, गवर्नमेंट है, पैसे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, वो कहेगी लगाओ। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी सेल परचेज बिजनेस में हो रही होगी, चाहे वो गुड्स की हो, स्टॉक की हो या एसेट की हो, तो जीएसटी लगेगा। समझ में आया? अब ये एसेट वाले को अगर मैं एग्जांपल दूं तो समझो बिजनेस में कोई फोन आ रहा है, ठीक है, समझो फोन आ रहा है, फोन तो हम सब खरीदते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, फोन अगर कोई बिजनेस खरीदता है तो वो उसके लिए एक एसेट है। लेकिन जिस बंदे से वो फोन खरीदा जा रहा है उसका तो काम ही है फोन में डील करना। उसके फोन दुकान पे तो फोन ही फोन रखे होंगे, उसका तो गुड्स, उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए तो गुड्स ही वो फोन है। तो जो तुम्हारे लिए एसेट है वो सामने वाले के लिए गुड्स है, इसलिए उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो कोई भी सेल परचेज हो रही है उस पर जीएसटी लगेगा। इतना समझ में आया? जीएसटी इनपुट हो गया, जीएसटी आउटपुट को हमने डिस्कस किया, कितना जीएसटी लगेगा, कौन लगाएगा, कितना, कौन सी बुक में डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा, कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन में होगा, कब कब डेबिट होने वाले क्रेडिट हो जाते हैं, क्रेडिट होने वाले डेबिट हो जाते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करी। जीएसटी बहुत क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास सामने आता है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है कि भाई बीइंग अ बिजनेसमैन, एक बिजनेस सामान खरीदता भी होगा, सामान बेचता भी होगा। सामान खरीदता हुआ उसने जीएसटी दिया होगा और सामान बेचते हुए उसने जीएसटी लिया होगा। तो कुछ जीएसटी उसे मिला, कुछ जीएसटी उसने दिया। तो अब ये कैसे पता लगाएं? ये कैसे पता लगाएं? दोनों की अकाउंटिंग कैसे करें? ये कैसे पता लगाएं गवर्नमेंट को हमें एट द ईयर एंड कितना जीएसटी देना है, कितना जीएसटी सबमिट करना है? क्योंकि कुछ तो हमने दिया, कुछ हमको मिला, तो हाउ विल वी एडजस्ट? तो अब सुनो, सेटिंग ऑफ कैसे की जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आपने जितना जीएसटी दिया ना, मान लो वो कुछ किसी भी एक्स अमाउंट के लिए दिया और आपने कुछ जीएसटी खरीदा भी होगा, तो जितना जीएसटी आपको मिला उसमें से जितना आपने दिया वो निकाल के पहले अपनी जेब में रख लो। खर्चा हम किसी का नहीं होने देंगे। जितना जीएसटी आपको मिला उसमें से जितना आपने दिया था वो निकाल के अपनी जेब में रख लो। मान लो मेरे को जीएसटी के तौर पे 100 रुपए मिले थे सेल करने के बाद, और जीएसटी के नाम पे मैंने परचेज करने के वक्त 80 रुपए दिए थे किसी को। 100 रुपए मिले, मैंने 80 दिए, तो जो 100 मिले उसमें से 80 निकाल के मैं अपनी जेब में रख लूंगा और बचे हुए 20 मैं गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा। 100 रुपए मिले, 80 मैंने दिए थे तो अपनी जेब से, तो अब इन 100 में से मैंने 80 निकाल के अपनी जेब में रख लिए और 20 रुपए मैंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए। इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ जीएसटी। आउटपुट, इसकी एंट्री क्या होती है? आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी। अब पता है मैंने यहाँ पे क्यों जीएसटी शब्द नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो रहा हो सकता है आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो रहा हो सकता है सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा। जो भी क्वेश्चन में बोला होगा वो हम लिख देंगे जीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी है तो वो भी चलेगा, आउटपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी है तो वो भी चलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आउटपुट ऊपर आएगा और इनपुट नीचे आएगा। अब हमेशा आउटपुट ही क्यों ऊपर आएगा, ये चलो इस पॉइंट को अगले के साथ डील करते हैं कि जब वो 20 रुपए मेरे को गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी? 100 आए,
वो तो सेल्स के वक्त मैंने दिखाया होगा, 80 गए वो परचेज के वक्त मैंने दिखाया होगा, 80 100 में से निकाल के मैंने अपनी जेब में रख लिए, उसकी एंट्री ये हो गई सेटिंग ऑफ की। तो जो 20 बचे जो मैंने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाए, उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब जो भी जीएसटी बच रहे होंगे उसको आउटपुट को डेबिट करके टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कट के गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में चलेगा। आउटपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? आउटपुट जीएसटी डेबिट टू। अच्छा सर, आउटपुट ही हमेशा डेबिट क्यों होगा? ऐसे इधर भी आउटपुट, कोई बात नहीं, लाइट का थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, सही हो रहा है। 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, फिर जब लाइट आएगी तब चालू करेंगे। तो आउटपुट जीएसटी हमेशा क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि देखो, किसी भी बंदे की सेल उसकी परचेज से बड़ी होगी, किसी भी बंदे की सेल्स उसके परचेज से बड़ी होगी। नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम तो नुकसान में भी कभी कभी माल बिकता हुआ देखा है हमने, ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा नुकसान में तुम एक बार माल बेच दोगे, 2 बार बेच दोगे, ऐसा थोड़ी है पूरे साल नुकसान में ही माल बेच रहे हो। अगर परचेज हमेशा ही बड़ी है और सेल्स हमेशा ही कम है, तो मेरे को बात बताओ, क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं। तो जब बिजनेस चल ही नहीं पा रहा तो क्या वो इस स्थिति में होगा कि टैक्स पे करे? टैक्स तो तभी पे होता है ना जब कोई इनकम हो रही होती है या कोई खर्चा हो रहा होता है। अब खर्चा तो हो जा रहा है, इनकम कुछ हो नहीं रही, तो क्या वो बंदा बिजनेस चलाएगा? नहीं चलाएगा। इस वजह से सेल्स हमेशा बड़ी होती है, परचेजेस हमेशा कम होती है। इसलिए सेल्स पे मिलने वाला जीएसटी मतलब आउटपुट जीएसटी हमेशा बड़ा होता है और परचेज पे जाने वाला जीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी हमेशा छोटा होता है। इसलिए हम इनपुट को आउटपुट में से एडजस्ट करते हैं। मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि 80 रुपए में से मतलब 100 रुपए दिए 80 आए, तो तुम 80 उसमें से जो 80 आए उसमें से 100 कैसे रिकवर करोगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने एग्जांपल ये ऐसा दिया था कि 100 आए और 80 गए, जितने वो ज्यादा होंगे और जितने गए वो कम होंगे, तभी तो हम ज्यादा में से कम माइनस कर पाएंगे। इसीलिए और ऐसे ही जब हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो जो 20 रुपए हमारे एग्जाम्पल में बचे थे वो कौन से वालों में से बचे थे? जो 80 दिए थे या जो 100 आए थे? जो 100 आए थे उसमें से 20 बचे थे। तो मतलब जो पैसा बचा होगा सेट ऑफ करने के बाद भी वो सारा का सारा आउटपुट का ही पार्ट होगा, क्योंकि इनपुट तो हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है और कोई भी इनपुट डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। क्लियर हुआ? मैं वो एग्जांपल 100 वाला 80 वाला जरा अभी मेरे एकदम दिमाग में आ गया तो मैं लिख देता हूं कि भाई एक बंदा है, वो कुछ परचेज कर रहा है, तो उसने जीएसटी दिया 80 रुपए का मान लो, और कुछ सेल के बाद जीएसटी आया उसके पास 100 रुपए का। इन 100 रुपए में से उसने 80 रुपए अपनी जेब में रख लिए और 20 रुपए जाके गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। किसके? गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो ये एग्जांपल जिसको हमने अभी आगे समझा पढ़ा, इसको चाहो तो नोटबुक में साइड में कहीं बना लो और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो कि ये जो पेइंग वाला होगा, ये वाली एंट्री 20-20 रुपए से होगी और ये वाली एंट्री 80 रुपए से होगी। चलो इतना समझ में आया होगा। और बाकी मैंने बता दिया कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जब जब डील हो रहे होंगे तब तक वो होगा। तो ये वाला इनपुट जीएसटी 80 से डेबिट होगा क्योंकि ये परचेज पे है और सेल पे कितना है 100, तो वो 100 यहाँ से आएगा। क्लियर? चलो फटाफट लिखो, मैं ये अननेसेसरी वाली डिटेल मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये एग्जांपल मैं छोड़ रहा हूँ ताकि तुमको दिमाग में बने रहे। ऊपर कहीं नोटबुक में बना लो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिकली थोड़ी सी ट्रांजैक्शन ही है, वो डिस्कस करेंगे। चलो तो वर्किंग तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने 5 ट्रांजैक्शन ली हैं। ये 5 सीखते ही तुम सारी जीएसटी सीख जाओगे। उसके बाद जर्नल में जीएसटी लायक कुछ बचेगा नहीं। मैं तो सोच रहा था चैप्टर अगली वीडियो तक जाएगा, लेजर तक जाएगा, बट कोई बात नहीं। लेजर वाली वीडियो अगर छोटी पड़ेगी तो उसमें हम अगला चैप्टर या इसी चैप्टर के थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने लिया है वो बॉट गुड्स फॉर 5000 प्लस जीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एट द रेट 9% ईच। तो बात बहुत आसान है। हमें बोल दिया 9% ईच, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। बॉट गुड्स फॉर रुपीज इतना। अच्छा पैसे दिए या नहीं दिए ये लिखा नहीं हुआ। अगर नहीं लिखा होता है तो जो नाम होता है हम मान लेते हैं उधारी पे लिया, लेकिन उधारी पे लेने के लिए भी यहाँ पे कोई नाम तो है नहीं,
तो मतलब उसने कैश या बैंक से ही ट्रांसफर किया होगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर क्योंकि परचेजर है तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो हम मानेंगे बैंक, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो विल अज्यूम बैंक। ठीक है, परचेजेस की वैल्यू कितनी है 5000, 9% निकाल लेते हैं 5000 पे। आई वुड नीड अ कैलकुलेटर, तुम जैसे होशियार तो मैं हूं नहीं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा। 5000 पे 9% आता है 450 रुपए, तो 450 दोनों को मिला के 900 बन गया। 5000 पे 900 इज इक्वल टू 5000 पे 900 इज इक्वल टू, गलत सा नहीं लग रहा, नहीं सही है। चलो 5000 प्लस 900, तो इतना बैंक से पैसा गया 5900। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? बीइंग विंग या जर्नल एंट्री के नीचे मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर है जर्नल का, इसके नीचे नरेशन होती है, लाइन बनाते हैं, डेट बनाते हैं। डेट है नहीं तो नरेशन तुम खुद लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर ₹7,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। सोल्ड गुड्स है, अब कृष्णा को दिए हैं, बैंक कैश नहीं लिखा हुआ तो हम नाम देखेंगे। नाम क्या है, तो हाँ नाम हमें मिल गया, मतलब उधारी का सिलसिला है। उधारी का सिलसिला है तो कृष्णा हो जाएगा हमारा डेटर और कृष्णा अकाउंट हम कर देंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम करेंगे। और क्या करेंगे, सेल, ये सेलर है तो इसकी किताब में आएगा आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट। सेल की वैल्यू कितनी है 7500 बराबर। चलो तो अब इसके ऊपर कितना 9% लगाना है। अगेन मेरे को तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी भाई, इंटू 9%, 675 हमारे दोनों जीएसटी आ गए। और इसको इंटू 2 करके अगर मैं ऐड करूंगा 7500 के साथ तो 8850 विल बी द अमाउंट ऑफ कृष्णा, जो उसके अकाउंट में हम करेंगे डेबिट। देखो क्लियर हुआ, सेल के साथ जीएसटी कैसे डील ट्रीट होगा और परचेजेस के साथ कैसे ट्रीट होगा, वो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तो कुछ खास बचता नहीं है, क्योंकि यार जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें इतना ही घुमा सकते हैं, उससे ज्यादा तो कोई क्वेश्चन घुमा ही नहीं सकता। मैं जरा देख रहा हूं जहां से मैंने ये ट्रांजैक्शन उठाई है कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं। चलो तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू राकेश, नाम लिखा हुआ है तो मतलब उधारी का चक्कर होगा, फॉर ₹2000 प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाले की तरह ही है, जैसे कि हमने ऊपर वाला किया था वैसे हो जाएगा। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, ओ ओ ओ ओ ओ, तो यहाँ पे भले ही नाम दे रखा है लेकिन ही पेड द अमाउंट से हमें साफ साफ बता दिया कि हमें पैसे हाथों हाथ मिल गए, मतलब कैश हमें मिल गया। एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। अच्छा, मतलब जीएसटी के साथ साथ इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। कोई बात नहीं, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है तो हम कैश अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट। खूब सुंदर। उसके बाद कैश के साथ, अच्छा डिस्काउंट हमें दिखाई दिया तो डिस्काउंट अकाउंट चाहे अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो रहेगा हमेशा कैश या बैंक के साथ ही, या अगर कैश बैंक नहीं है तो डेटर के साथ। यहाँ पे कैश बैंक है तो ये उसी के ही साथ रहेगा। तो अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और अच्छा, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है इसलिए हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया है। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है और ये बुक्स में आता है, इसलिए हमने डिस्काउंट का अकाउंट
बनाया। इसके बाद क्योंकि हमारी सेल्स हो रही है तो टू सेल्स अकाउंट तो हमको लिखना ही पड़ेगा, और सेल हो रही है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी हमको लिखना पड़ेगा। बहुत सुंदर। सेल्स की हम वैल्यू देख लेते हैं। सेल्स की वैल्यू क्या है? 2000। अब हफ्ता दबड़ी में है 2000 मत लिख देना, हफ्ता दबड़ी में 2000 कैश में मत लिख देना, ये सेल्स की अमाउंट है। तो सेल हमारी हुई 2000 की, 2000 की सेल हुई। इस पे कितना आउटपुट जीएसटी कितना लग रहा है? 9% ईच। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 पे 9% बैठता है 180 रुपीज। तो 180 यहां और 180 यहां, 180 यहां और 180 यहां। बहुत सुंदर। अब इसके बाद बात आई डिस्काउंट की। बात किसकी आई? डिस्काउंट की। तो जब डिस्काउंट की बात चल रही है तो मेरे को बताओ डिस्काउंट हम 2000 पे लगाएंगे, डिस्काउंट हम 2000 पे लगाएंगे, या हम डिस्काउंट ये 2000 प्लस 180 पे लगाएंगे? जल्दी बताओ। डिस्काउंट जो हमें ये 2% लगाना है, ये हम 2000 पे लगाएंगे या 2000 प्लस 180 पे लगाएंगे? यही तो ट्रिक थी क्वेश्चन में, वरना तो सारी चीजें आसान आसान चल ही रही हैं। धीरे धीरे एक एक चीज सिखा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री पोस्ट करना सिखाया टू बैंक से, यहाँ पे क्रेडिट सेल सिखाया, अब यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, आगे और भी एक एक। तो सुनो मेरी बात, जब भी डिस्काउंट दे रखा हो तो वो लगता है इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस मतलब बिल, जो प्राइस बिल पे लिखा गया है उसके प्राइस पे। बिल पे क्या प्राइस लिखा गया है? बिल पे प्राइस लिखा जाता है सेल्स प्लस जीएसटी या सेल्स प्लस टैक्स का प्राइस। तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो 180 इंटू 2 दैट इज 360 प्लस 2000 मतलब 2360 रुपीज पे 2% कैश डिस्काउंट लगेगा। तो इंटू 2% अगर मैं करता हूं तो हमारा 472 रुपीज का डिस्काउंट आएगा। और बचा हुआ सारा पैसा मतलब कितना था ये? 2360 माइनस 472, बचा हुआ 1888 रुपीज हमारा जाएगा कैश में, कैश अकाउंट से उतना पैसा हमको मिल जाएगा। 3 ट्रांजैक्शन हमने करी, 3 ट्रांजैक्शन क्लियर हुई। धीरे एक एक ट्रांजैक्शन क्लियर होगी तभी पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, स्किप नहीं करना है कोई भी पार्ट वीडियो का, पूरी वीडियो देखनी है स्टार्टिंग टू एंड। 4th ट्रांजैक्शन पे आते हैं। 4th ट्रांजैक्शन में सेम एज 3, मतलब जो 3 में पार्ट वो तो है, बट हाफ ऑफ द पेमेंट इज जस्ट मेड। मतलब यहाँ पे तो उसने पूरी पेमेंट दे दी थी इमीडिएटली और फिर उसको 2% का डिस्काउंट मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है कि जी ओनली हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड। जब ऐसी बात आए, जब हाफ ऑफ द पेमेंट की बात करी जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? जब हाफ ऑफ द पेमेंट की बात करी जाए तब हम लोग क्या करेंगे? तब कोई बात नहीं भाई, अभी कैश था, अब एक और अकाउंट आ जाएगा। किसका? जो बंदा है राकेश, उसका डेटर अकाउंट भी आ जाएगा, क्योंकि अब वो आधे अमाउंट से वो हमारा डेटर भी बन गया है। तो यही एंट्री हम दोबारा से कर सकते हैं। अमाउंट चेंज होंगी, जी हाँ अमाउंट चेंज होंगी। ये 2000, ये 81 तो चेंज होने से रहा। चलो देखते हैं बाकी और कहाँ क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इसी कोई एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा दूर हो गया, डेबिट। राकेश था ना उधर, देखो, हाँ राकेश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू कहां गया? आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। बहुत शानदार, बहुत शानदार और जानदार, शानदार और जानदार। इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स की अमाउंट वही रहेगी 2000, जैसे कि हमने बात करी थी। 180 का टैक्स भी वैसे ही रहेगा, तो चेंज कहां आएगा? क्या ये डिस्काउंट की अमाउंट चेंज होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, मतलब जो कैश दिया उस पे डिस्काउंट। अब मेरे को बताओ टोटल 2000, टोटल 2360 में से उसने कितना पैसा दिया? 50%, क्योंकि लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट, तो इसका 50% कितना हुआ?
1180, उतना ही पैसा उसने दिया है। अब देखो जरा, टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी, यहां लिख रहा हूं मैं, टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी, 2360, वो टोटल इनवॉइस प्राइस, उसमें से 1180 तो उसने कैश में दिया और 1180 उसने अभी नहीं दिए, तो हमने राकेश का अकाउंट लिख के उसको एज अ डेटर बना दिया। अब जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ कैश पे ही तो मिल सकता है, कैश डिस्काउंट डेटर के ऊपर तो नहीं मिल सकता ना। तो अब हम जो 2% निकालेंगे वो इसका 2%, जो जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये हमने 2360 का 2% निकाला था, अब उसका 2% निकालने के बजाय हम इस कैश वाली अमाउंट का परसेंट निकाले। अगर हम 2% निकालें तो वो आता है 236 और बचा हुआ पैसा 236 माइनस 1180। अच्छा गाइस, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। चेंज क्या है कि मैंने ना गलती से 20% कैश डिस्काउंट की जगह 2% कैश डिस्काउंट लिख दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा आंसर्स कुछ अजीब से आ रहे थे। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन सही करी, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, बट मैंने लिखते वक्त क्वेश्चन गलत लिख दिया। तो 20% है कैश डिस्काउंट, तो ये जो अमाउंट है 472, दिस इज 20%। और अब जो हम इसका निकालेंगे पैसा, वो भी 20% ही निकालेंगे, और 20% के हिसाब से ही राकेश का पैसा फिर हमारे पास 944 आएगा इन कैश 944 आएगा इन कैश। और जो डेबिट में हमने उसका किया था, वो डेबिट में कितना किया था, 1180 रुपीज, 1180। तो 1180 रुपए तो उसका उधारी में अभी भी बचा हुआ है एज ए डेटर, जो हमने उसके अकाउंट में डाला है 944, आई थिंक 44 को ये बोलते हैं ना, हाँ। तो 944 रुपीज इन कैश हमने ले लिया है 80%, एंड डिस्काउंट 236 रुपीज हमने इन डिस्काउंट उसको दे दिया है। तो 4 यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई हैं। और इसी के साथ हम लोग आ गए अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन पे, जो है गुड्स कॉस्टिंग 25,000। ये मैं मिटा दूं कैलकुलेशन या रहने दूं, चलो रहने देता हूं, तुम्हारे वर्किंग नोट के लिए काम आएगा। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। रुको, यहाँ पे हमें बहुत सारा ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूं। देखो 25,000 का सामान था, बरोबर, कॉस्टिंग लिखी हुई है ना, सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। तो 25,000 का सामान है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 25,000 का 20% प्रॉफिट आएगा 5,000। तो 5,000 का उसको मिला प्रॉफिट, तो टोटल उसने 30,000 का वो सामान बेचा, बराबर 30,000 का टोटल उसने सामान बेचा। तो हमारी सेल्स प्राइस या इनवॉइस प्राइस आ गई 30,000। ओके जी, 10% उस पे कैश डिस्काउंट है, तो मतलब 3,000 रुपीज का उस पे कैश डिस्काउंट है। सीडी लिख देता हूं मैं, चलो। और आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी का मतलब क्या है कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, तो अब हमें 2 बार आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ही बार आउटपुट आईजीएसटी लिख देंगे। आउटपुट आईजीएसटी उसका है 12%। 12% अब किसका निकालेंगे, 12% किसका निकालेंगे, 3,000 का। तो मतलब हमने जो ये कैश डिस्काउंट निकाला है वो भी है गलत, क्योंकि मैंने तो बोला था कैश डिस्काउंट निकलता है इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस तो अभी आया ही नहीं है। तो कैश डिस्काउंट लिखने से पहले हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 12% 30,000 पे, जो कि होता है 3,600, और हमारा टोटल इनवॉइस प्राइस हुआ 33,600, जिसपे 10% मतलब 3,360 रुपीज हम एज अ कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो एंट्री के लिए सारी अमाउंट्स हमारे सामने हैं, ये सेल की, ये आईजीएसटी की, ये सीडी की, और इसी के हम अपनी पोस्टिंग चालू कर सकते हैं। पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड एट प्राइस कैश डिस्काउंट लिखा तो मतलब कैश में पैसा मिला होगा, तो ये तो डिस्कस करने की बात ही नहीं। तो कैश अकाउंट होगा हमारा डेबिट। अभी रुकते हैं, अभी देखेंगे कितने से होगा, अभी रुक के देखेंगे। डिस्काउंट क्योंकि हमने उसको दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट होगा डेबिट। डिस्काउंट की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3,360,
टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमारी सेल हुई है और सेल का प्राइस क्या है, सेल का प्राइस है 33,600 और टू सेल का प्राइस क्या, मेरे को भी तुम कंफ्यूज कर रहे हो, 30,000 प्राइस है यार, सेल का प्राइस क्या है 30,000 और टू आउटपुट आईजीएसटी मिला के फिर उसमें हुआ ना, आउटपुट आईजीएसटी मिला के 33,600 बैठा। तो सेल 30,000, ये रहा सेल लिख रखा है मैंने, तब भी गलत नोट डाउन करवा रहे, टू सेल्स 30,000, टू आउटपुट आईजीएसटी 3,600, डिस्काउंट 3,360 और कैश डिस्काउंट फिर अब कितना करें, कैश डिस्काउंट क्या करें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैश डिस्काउंट क्या, कैश अकाउंट में क्या करें, जल्दी बोलो, कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। 30,000 प्लस 3,600 टोटल 33,600, इसमें से माइनस 10% हमने किया तो हमारी वैल्यू आ गई 30,240, 30,240 और यही तो है 30,240 हमारी कैश अकाउंट की अमाउंट। तो इसी के हिसाब हमारी 5 ट्रांजैक्शंस खत्म होती हैं। क्वेश्चन मैंने ये ट्रांजैक्शन तुम्हारी बुक से अलग अलग क्वेश्चन से निकाल के दी, तो कोई ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस ये 5 ट्रांजैक्शन कर लो, सीख जाओगे कि आपको पोस्ट करना चाहिए, जी एंट्री कहाँ कहाँ कैसी कैसी होंगी किन केसेस में। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो वही है जो मैं पिछले स्लाइड में आपके साथ डिस्कस है, तो बताने को बचता नहीं है। विद दैट वी कम्स टू एन एंड टू दिस वीडियो एंड टू दिस चैप्टर एज वेल। हो सकता है हम अगली वीडियो में इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लें, हो सकता है सब प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी एनीथिंग। चलो तब तक के लिए मैं अभी तो आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो आपका काम है वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि अभी तो 4 दिन बीते हैं, जर्नल तक पहुंचे हैं, इसके बाकी चैप्टर्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना, हमारे साथ ही करने हैं ऐसे डिटेल में समझ के, तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा यार, हमारे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा शेयर करने से। विद दैट ऑल सेड, let's bid a goodbye to each other, and that's all for today. Thank you and have a nice day.